गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर 2 बहुपद कंप्लीट हुआ। बाकी सम हमने कराए थे, बाकी जो रह गया था वो हम इस वीडियो में कर रहे हैं। आई होप कि आज आप सब कर पाओगे। तो अध्याय 2 बहुपद में रेशमा भगत, बीएड ट्रेनिंग टीचर, स्टैंडर्ड 9, सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक बहुपद का सम कराऊंगी, जो इस प्रकार से है। सबसे पहले आता है कि बहुपद पढ़ने से पहले उसमें बाकी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि चर संख्या किसे कहते हैं। तो चर संख्या को हम जानने के लिए यहाँ पे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। कि चर संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसका मान परिवर्तित हो, जिसे हम एक्स वाई जेड से निरूपित करते हैं। सपोज मान लो कि चर संख्या एक्स वाई जेड, एक्स को हम 1 लिख सकते हैं, वाई को भी 1 लिख सकते हैं, जेड को भी हम 1, मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा है अचर संख्या, ऐसी संख्या जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3, ये क्या होता है? हमारा कांस्टेंट नंबर होता है जो चेंज नहीं होता है। एक्स को हम 1 लिख सकते हैं, यानी चर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अचर को हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या का मतलब है 0 1 2 3, जिसके जो पूरे अंक हो। जैसे कि इसके ए अपॉन में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है, ये हमेशा पॉजिटिव और इसका पूरा संख्या होता है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ये हमेशा धनात्मक रूप में होता है। अब आता है कि बहुपद किसे कहते हैं? कुछ ऐसी बीजीय व्यंजक जिसके चरों की घात पूर्ण संख्या होता है। अब उदाहरण के तौर पर देख सकते हो, हमने यहाँ पर लिखा है 4x² - 3x + 7। आप देख सकते हो चरों की घात, चर क्या है? 1 है, उसके पावर कितने हैं? 2 है, वो भी क्या है? पॉजिटिव, मीन्स धनात्मक में है, माइनस में नहीं है। तो यहाँ पे हम इसे बहुपद का एग्जाम्पल कह सकते हैं, जिसके चरों की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसी प्रकार से हम बहुपद के प्रकार को जानेंगे। पद के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है और आज मैं ये फिर से रिपीट कर रही हूँ। जैसे कि एक पदी बहुपद, एक पद जिसके एक पद हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो 2x। द्विपदी बहुपद 5x² + 2, 5x² एक पद, बीच में क्या आ गया? प्लस, फिर आगे क्या है? 2, तो एक पद और 2 पद, इसको क्या बोलेंगे? द्विपद, इसके 2 पद होते हैं। अब आता है आगे त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? जिसके 3 पद होते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो y + y³ + 4, ये हमारा हो गया बहुपद के प्रकार। किसके आधार पे? पद के आधार पे। अब हम आगे बढ़ेंगे। घात के आधार पे बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। इसमें घात के आधार पे बोला है, ऐसा नहीं कि पद के आधार पे, घात के आधार पे। इसकी घात में अगर जितने पावर होंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसको मानेंगे। जैसे कि रैखिक बहुपद 1 + x, x की पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 0, इसका मतलब ये रैखिक बहुपद है। इसके पद पे नहीं जाएंगे, घात पे जाएंगे। अब द्विघाती बहुपद यहाँ पे देख सकते हो x² + x, इसके पावर में कितने हैं? 2 है, इसलिए ये क्या है? द्विघाती। त्रिघाती बहुपद 7x³ x - x³। आप यहाँ पे देख सकते हो x - x³, x की पावर क्या है? क्यूब है, एंड मीन्स 3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस है, तो पद तो 2 है, लेकिन हम इसको क्यों त्रिघाती मान रहे हैं? क्योंकि इसके पावर 3 है, इसीलिए क्या है? त्रिघाती बहुपद। इसी तरह से हम प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चंस को समझेंगे और सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन से आप यहाँ पे देख सकते हो, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? क्या बोला जा रहा है? एक चर में बहुपद है, और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि मतलब इसमें बहुपद तो है, लेकिन कौन एक चर में बहुपद है उसको आपको कारण के साथ उत्तर देना है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से
4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पे हमें लिख सकते हैं कि यह एक प्रकार का बहुपद है क्योंकि इसके प्रत्येक चरों की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। जैसे कि आप देख सकते हो चर 4x², 2 क्या है प्लस में है, 3x की पावर कुछ नहीं है 1 आएगा, प्लस 7 ये हमारा क्या है, चरों की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि यह एक प्रकार का बहुपद है क्योंकि इसके प्रत्येक चरों की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। सेकंड आप देख सकते हो y² प्लस √2 बोला जा रहा है। तो √2 से हमें मतलब नहीं, यहाँ पे हमें क्या देखना है, चर मीन्स XYZ जो Z है उसको हमें देखना है, उसको बोलते हैं चर। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्योंकि यह एक बहुपद है और क्योंकि इसके चरों की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। थर्ड क्वेश्चन है 3√t प्लस t√2। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि 3√t है, तो यहाँ पे अगर रूट और t को तो 1/t हो जाएगा क्योंकि ये जो अचर है वो 1/t में आ रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है क्योंकि इसके चरों की घात क्या है, वो पूर्ण संख्या नहीं है। t क्या है, हमारा चर है। अगर √t में है, अगर उसे आप लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो। घात पूर्ण संख्या नहीं है। अब आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन y प्लस 2/y। यहाँ पे लिख सकते हो आप, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो 2/y है बहुपद क्योंकि इसके चरों की घात पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार से क्वेश्चन फिफ्थ है x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50। यह बहुपद है क्योंकि इसके प्रत्येक चरों की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। इस प्रकार से हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 2 है निम्नलिखित में से प्रत्येक में से x² का गुणांक लिखिए। गुणांक का मतलब होता है यहाँ पे लिखा गया x² का। अब क्वेश्चन फर्स्ट में देख लो 2 प्लस x² प्लस x। तो x² क्या पूछा गया क्वेश्चन में, x² का गुणांक लिखें। गुणांक का मतलब होता है x² के बाजू में, इसके बाजू वाले अंक को, तो x² के बाजू में क्या है, कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा x² का गुणांक 1 होगा। सेकंड में है 2 माइनस x² प्लस x⁻³ यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसके बाजू में कुछ नहीं है, सिर्फ x² है, इंटू में कुछ नहीं है, तो हम 1 लिख सकते हैं। ये प्लस में था और ये क्या है, माइनस में, तो x² का गुणांक क्या होगा, -1। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे π/2 x² प्लस x। इसमें x² के इंटू में क्या है, π/2, तो इसका गुणांक क्या होगा, π/2। √2x माइनस 1 प्लस 0 इंटू x²। देखो पहले क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था, √2x माइनस 1। तो यहाँ पे इसको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या लिख देंगे, क्योंकि x² का गुणांक पूछ रहा है ना और इसमें नहीं है, तो हम आगे इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हम लिख देंगे 0 इंटू x²। तो x² का गुणांक क्या होगा हमारा, क्योंकि इंटू में क्या है 0, तो हमारा आंसर क्या होगा 0। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात यानी कोई चर ले लो, चर के पावर 35 कर दो, द्विघात बोल रहा है, द्विपद बोल रहा है, तो x की पावर 35 प्लस 6 एक पद और बीच में प्लस आ रहा है, फिर उसके बाद 6 आ रहा है, हो गया ना द्विपद। ऐसे करके हम 100 घात वाले भी लिखेंगे। उसका क्या बोल रहा है कि एक पदी 10x की पावर 35 माइनस 9x, ये हमारा हो जाएगा एक पदी। 10x के पावर 35 माइनस 9x, ये हमारा हो जाएगा द्विपदी यानी 35 के घात वाला। अभी आता है कि 100 के घात के एक पदी का उदाहरण दे, तो x की पावर 100, y की पावर 100, 100 y की पावर 100, ऐसे करके आप उदाहरण दे सकते हो। अब आता है क्वेश्चन 4। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात को लिखिए। क्वेश्चन 4 आप देख सकते हो यहाँ पर, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक
बहुपद की घात लिखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। क्वेश्चन 4 देखेंगे भी। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात को लिखिए। जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट देख सकते हो, 5x³ + 4x² + 7x बहुपद की घात, मतलब ए हमारे क्या दिया हुआ है, एक बहुपद है। 5x³ + 4x² + 7x ये हमारा क्या है, बहुपद है। इसके बहुपदों की घात देखनी है कि इन सब में से सबसे ज़्यादा घात किसकी है, कौन से चर की घात सबसे ज़्यादा है। तो इसमें आप देख सकते हो 5x³ + 4x² + 7x, तो x³ की घात ज़्यादा है, तो यहाँ पे सबसे बहुपद की घात क्या होगी, 3। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन आगे करेंगे। क्वेश्चन 2 देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 1 - y² (4 - y²), इसमें बहुपद की घात कितनी है, 2 है। फिर थर्ड क्वेश्चन है 5t - √7, तो चर यानी t के पावर कुछ नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, 1। इसके बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1। इसी प्रकार से क्वेश्चन 4 है, सिर्फ कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है, सिर्फ 3 है। इसको बहुपद की घात हम कैसे लिखेंगे, तो 3 के साथ हम क्या ऐड करेंगे, x मीन्स चर को ऐड करेंगे, तो x के पावर कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0 के रूप में लिखेंगे, जिसकी बहुपद की घात क्या होगी, 0। इसी प्रकार से क्वेश्चन 5 करेंगे, जो यहाँ पे बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है। इसमें पूछा गया है कि कौन से बहुपद रैखिक है, कौन से बहुपद द्विघाती है और कौन से त्रिघाती है। जो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन को आप देख रहे हो, x² + x, क्योंकि यह बहुपद की घात 2 है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विघाती। सेकेंड क्वेश्चन है x - x³, क्योंकि बहुपद की घात क्या है, 3 है, यह त्रिघाती बहुपद है। y + y² + 4, इसके बहुपद की घात कितनी है, 2 है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, द्विघाती। 1 + x, यहाँ पे आप देख सकते हो कि चर की घात कुछ नहीं है तो x के पावर क्या आएगा, 1, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बहुपद की घात 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद है। 3t, देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि चर के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो यहाँ पे भी बहुपद की घात 1 हो जाएगी, इसलिए हम इसे रैखिक बहुपद कह सकते हैं। फिर आता है r², यहाँ पे आप देख रहे हो कि घात कितनी है, 2 है, इसलिए यह कौन सी बहुपद है, द्विघाती। इसी प्रकार से हम आगे के क्वेश्चंस को हम करेंगे। अब आता है हमारा प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है और x की वैल्यू है, फर्स्ट में x = 0, सेकंड में x का मान दिया हुआ है -1 और थर्ड में दिया हुआ है x की वैल्यू 2। तो हमारा जो ये बहुपद दिया हुआ है इसी को देखते हुए हम x का मान रखेंगे और इसे सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट में क्या है, x की पावर 0, हमारा बहुपद क्या है, px = 5x - 4x² + 3, तो x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0, तो x के जगह हम क्या रखेंगे, 0 = 5 × x का मान रखेंगे 0 - 4 × 0 के स्क्वायर + 3। 5 में जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। अगर आप 0 में 1000 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा,
जीरो। जीरो में कोई भी अंक से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? जीरो। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 5 में जब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? जीरो। जीरो माइनस 4 में जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? जीरो। जीरो स्क्वायर है ना, तो जीरो इंटू जीरो करोगे तो क्या आएगा? जीरो। अब जब जीरो में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? जीरो प्लस 3। यहाँ पे जीरो माइनस जीरो, जब जीरो में जीरो को माइनस करोगे तो क्या आएगा? जीरो प्लस 3 इक्वल 3। हम यहाँ पे हमारा बहुपद का जो मान आया वो कितना आया? 3। सेकंड है एक्स का मान कितना दिया हुआ है? -1। तो इसी बहुपद पे हम -1 का मान रख करके सोल्व कर सकते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो। इसी प्रकार से हम इसे आगे थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आई होप कि आप सब समझ पा रहे हो। अभी आता है क्वेश्चन 2, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे P अगर अचर में जैसे Py दिया हुआ है, Px दिया हुआ है, उसी का मान यहाँ पे P0, P1 और P2 रखा हुआ है और इसी के अनुसार क्वेश्चंस को सोल्व करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Py इक्वल P² माइनस वाई प्लस 1। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो P0 इक्वल, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 के स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 इक्वल 0 माइनस 0 प्लस 1। जब 0 में 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस 1 इक्वल 1। इसी प्रकार से y के जगह हम 1 रखेंगे, मान 1 रखेंगे, फिर p के जगह y के जगह 2 का मान रख के हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो। इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस आगे का भी करेंगे। इसमें जितनी भी क्वेश्चंस दी हुई है इसके अनुसार हम इसको सोल्व करेंगे। अब हमारा आता है क्वेश्चन थर्ड, जो हमारा इस प्रकार से है, जैसा कि आप देख सकते हो। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। इसमें ऐसा बोला गया है कि जो दिया हुआ है वो संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। अगर वो 0 आ जाता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह बहुपद शून्यक है। अगर 0 नहीं आता है तो हम लिख सकते हैं कि यह बहुपद शून्यक नहीं है। चलो हम एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। Px इक्वल 3x प्लस 1, एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? -1/3। तो एक्स की जगह हम -1/3 को रखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे रखा है। -1/3 इक्वल 3 इंटू 1 p की जगह देखो हमने x का मान रखा है -1/3 इक्वल 3 इंटू -1/3 प्लस 1। यहाँ पे देख सकते हो कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? -1 प्लस 1, तो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p -1/3 इक्वल 0। इससे यह सिद्ध होता है कि x इक्वल -1/3 यह बहुपद 3x प्लस 1 का शून्यक है। इसी प्रकार से हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन फोर्थ को भी सोल्व करेंगे। इसे बहुत सारे क्वेश्चन से देख रहे हो, इसी प्रकार से हम सोल्व करेंगे। अब हमारा आता है क्वेश्चन 4। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें हमें बोला गया है कि बहुपद का शून्य ज्ञात करें। तो क्वेश्चन फर्स्ट है px इक्वल x प्लस 5। तो x प्लस 5 इक्वल 0। ये क्या है? एक शून्य के बराबर है। तो x बराबर, अगर ये प्लस में है तो प्लस में है, अगर इस साइड आएगा तो क्या होगा? -5। इसी प्रकार से क्वेश्चन 2 को हम देखेंगे। x माइनस 5 फिर इक्वल x माइनस 5 इक्वल 0। x को जब x इक्वल, अगर ये इधर माइनस में है, अगर इस साइड जाएगा तो क्या आएगा? +5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन थर्ड को आप देख सकते हो। px इक्वल 2x प्लस 5।
2x प्लस 5 इक्वल 0। क्या है, ये बहुपद शून्य के बराबर है। x को जब हम बाहर निकालेंगे तो इक्वल जो x के साथ में 2 है वो क्या कहाँ जाएगा, नीचे अपॉन में जाएगा, और ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, -5/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब आता है हमारा प्रश्नावली 2.3। अब इसमें प्रश्नावली 2.3 में हम क्वेश्चन फर्स्ट को देखेंगे। यहाँ पे है x के पावर क्यू प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। इसमें क्या बोला जा रहा है कि शेषफल ज्ञात करनी है। क्या बोला जा रहा है, शेषफल ज्ञात करना है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, x प्लस 1 में डिवाइड किसे देना है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। हमारा जो भाजक है वो क्या है, x प्लस 1, और हमारा भाज्य क्या है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और हमें इसे क्या करना है, भाग देना है, और भाग देने पे जो हमारा शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। इसमें शेषफल को मान दिया गया है। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, x प्लस 1 से बोला गया है कि भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा। सपोज मान लो इसमें मेरा जो है वो कांस्टेंट नंबर कौन सा है, x³ कांस्टेंट नंबर क्या है, x³ तो यहाँ पे x³ को लाने के लिए हम डिवाइड करेंगे x से, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो x³ डिवाइड x। जब x में x को हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x²। तो हम x² को कहाँ पे लिखेंगे, भागफल में लिखेंगे। x² में जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x³ प्लस जब x² को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x²। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये इक्वल है, सेम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी जैसे देख रहे हो, 3x² माइनस क्या है, x², तो प्लस माइनस माइनस। जब 3 में से ये क्या है हमारा है, x को हम 1 ही मानते हैं, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2x² प्लस बाकी के भी अंक हम नीचे ले लेंगे, 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे आता है कि 2x² को लाने के लिए हमें किसे मल्टीप्लाई करनी चाहिए, तो 2x² आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 2x² में हम यहाँ पे जैसे कि 2x है तो 2x को हम किससे, 2x² को डिवाइड करेंगे x से, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितने x बचेंगे, 2x। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x में जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x²। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x² प्लस जब 2x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 1। तो 2x² और 2x² क्या हो जाएगा, इक्वल है, तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। जब 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, मीन्स x बचेगा, x प्लस 1। अब यहाँ पे बात आती है कि x में किससे डिवाइड करें कि x आएगा, तो x में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे x/x। जब x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1, तो 1 यहाँ पे लिख सकते हैं। 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1। यहाँ पे भी हम चिन्ह को चेंज करेंगे, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ये इक्वल है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 1 0। यहाँ पे हमारा शेषफल आया वो क्या है, 0। अगर इसको आप चेक करना चाहते हो कि हमारा आंसर सही है या गलत, तो ऐसे लिख सकते हो, भाज्य को लिख लो, इक्वल में भाजक जो दिया हुआ है x प्लस 1 इंटू
भागफल हमारा कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस शेषफल को जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और हम इस तरह से भाग को चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हम क्वेश्चन 2 को देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक्स से डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स है, तो हमारा कांस्टेंट नंबर कौन सा है, हमारा जो टारगेट है वो क्या है, एक्स की पावर क्यूब। तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि जब हम एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे किससे, एक्स से, तो एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे देख सकते हो एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को जब हम एक से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, एक्स क्यूब। ठीक है, तो जब यहाँ पे भी हम चिन्ह को चेंज करेंगे प्लस में, तो क्या होगा, माइनस सेम से एक इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे भी वही सोचने वाली बात है कि हमारा टारगेट नंबर कौन सा है, 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमें सोचना पड़ेगा कि हम 3x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे x से। तो यहाँ पे भी देख सकते हो x से x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 3x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर। यहाँ पे भी चिन्ह हम चेंज करेंगे, प्लस में तो माइनस में, ये हमारा इक्वल है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचता है 3x प्लस 1। यहाँ पे भी सोचने वाली बात है कि 3x डिवाइड x, तो x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, कांस्टेंट नंबर बचे, यानी 3 बचा। 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x। ठीक है, 3x। अब यहाँ पे भी हम माइनस प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में, ये भी इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, +1। हमारा शेषफल क्या है, 1। इसी प्रकार से हम आगे के क्वेश्चंस को समझेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। फिर आता है क्वेश्चन 5 में भी वही है। इसी प्रकार सारे क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। अब आता है क्वेश्चन 2, शेषफल प्रमेय के द्वारा हम हल करेंगे। जैसा कि इसको हम 2 विधि से, आगे वाले डिवाइड में अगर आपको पूछा जाए कि भाग विधि से आप हल करो, तो भाग विधि से भी कर सकते हो। अगर बोला जाए कि शेषफल प्रमेय के द्वारा हल करो, तो भी कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं बोला जाए तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से प्रमेय के द्वारा किसी भी प्रमेय के द्वारा कर सकते हो, भाग विधि द्वारा भी और शेषफल प्रमेय द्वारा भी। लेकिन यहाँ पे हम दोनों विधि को समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन 2, एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को हम डिवाइड करेंगे x माइनस ए से। भाग देने पर हमारा शेषफल क्या प्राप्त होगा वो हम देखेंगे। हमारा भाजक क्या है, x माइनस ए। हमारा भाज्य क्या है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। यहाँ पे भी हमारा टारगेट नंबर कौन सा है, एक्स क्यूब को डिवाइड किससे करनी है, एक्स से। जब एक्स क्यूब को एक से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1x से 1x कैंसिल, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को x से जब हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस, फिर एक्स स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी हम चिन्ह को चेंज करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस में तो हो जाएगा प्लस, दोनों इक्वल है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, 6x माइनस ए। तो अब यहाँ पे भी हमें सोचने वाली बात है कि हमारा टारगेट नंबर कौन सा है, 6x। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसा कि देख रहे हो, 6x में डिवाइड करना है x से, x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 6। तो 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6x माइनस 6 में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6a। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो इक्वल थे वो कैंसिल हो गया, फिर 6 में से a जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 5a। इसी प्रकार से हमारा शेषफल क्या बचा, 5a। इसी प्रकार से हम शेषफल प्रमेय विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, x माइनस ए इक्वल 0, एक्स ए माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस ए। तो x की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, a के पावर क्यूब माइनस a इंटू ए के पावर 2 प्लस 6 इंटू ए माइनस ए।
यहाँ पे आप देख पा रहे हो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर है, फिर ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा, ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए क्यूब से ए क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 6a में से a को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5a। ये हमारा क्या हो गया, शेषफल। इसी प्रकार से हम आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन 3, जांच कीजिए 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। इसमें चेक करना है कि ये गुणनखंड है या नहीं। अगर 0 आ जाता है तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि हाँ एक 0 है। अगर 0 नहीं आएगा तो आप बोल सकते हो यह 0 नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 7 प्लस 3x इक्वल 0। जब हम 3x को बाहर लेंगे, इक्वल करेंगे तो प्लस में तो इधर आएगा तो क्या होगा, -7। इसलिए x बराबर -7/3। हमारा x का वैल्यू कितना आया, -7/3। तो हम x की जगह कौन से मान रखना है, -7/3। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, 3 इंटू एक्स की जगह हम कितना रखेंगे, -7/3 क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। 3 इंटू 7 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 49। अब 49 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 343। कितना आएगा, 343। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने लिख रखा है। फिर यहाँ पे 3 इंटू 3 क्या आएगा, 3 के पावर क्यूब है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 माइनस 7 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 49 प्लस माइनस/3। तो यहाँ पे 13 से 13 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे। तो हमारे पास क्या बचेगा, -343/9। जब 3 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 9 -49/3। 9 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 9। 9 में 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 में -343 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -343 माइनस। जब 3 में 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3। अब जब 49 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 147। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस हो जाएगा तो -49/19 डज नॉट 0। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसलिए 3x³ प्लस 7x एक बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार से हम प्रश्नावली 2.4 क्वेश्चन 1 को देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। जैसे आप क्वेश्चन फर्स्ट देख रहे हो, x³ प्लस x² प्लस x+1। तो px इक्वल x³ प्लस x² प्लस x+1। तो x+1 इक्वल 0। फिर x बराबर, ए प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या होगा, -1। तो x की वैल्यू कितनी है, -1। तो x की जगह क्या रखना है, -1 इक्वल -1 के पावर क्यूब प्लस -1 के पावर स्क्वायर प्लस -1 + 1। यहाँ पे देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हो -1 इंटू जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो x की वैल्यू कितनी है, -1। तो -1 के पावर क्यूब प्लस -1 के स्क्वायर प्लस -1 + 1 -1 इंटू -1 जैसे कि आप देख रहे हो, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, -1 प्लस, फिर जब 1 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, +1। फिर यहाँ पे देख सकते हो प्लस माइनस, यहाँ पे देख सकते हो प्लस माइनस -1 + 1। तो जब हम प्लस माइनस 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0।
वन में वन से वन जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो 0 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 0। तो इस प्रकार x+1 यह x³ प्लस x² प्लस 7x+1 का एक गुणनखंड है, क्योंकि हमारा मान कितना आया 0। इसी प्रकार से क्वेश्चन 2 को भी देखेंगे, क्वेश्चन 3 को भी देखेंगे, क्वेश्चन 4 को भी देखेंगे। अब हमारा आता है क्वेश्चन 2। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। क्वेश्चन फर्स्ट देख सकते हो आप, px = x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 1, gx बराबर कितना दिया हुआ है x + 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x ये प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या होगा -1, फिर x के जगह -1 का मान रखेंगे और इसे सोल्व करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो 2 × -1 के पावर क्यूब प्लस 1² माइनस -2 × -1 -1, तो -1 × -1 ही आएगा। तो -1 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2 प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 प्लस +2 -1, हमारा मान क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि gx जो है px का एक गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है, क्योंकि इसका जो मान आया वो 0 के बराबर है, इसलिए यह एक गुणनखंड है। इसी प्रकार से क्वेश्चन 2 को भी हम समझेंगे, क्वेश्चन 3 को भी। अब आता है हमारा क्वेश्चन 3। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। यहाँ पे px x-1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो x का वैल्यू कितना है 1, तो x की जगह 1 का मान रखेंगे, जैसे =1² प्लस 1 प्लस k, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 × 1 = 1, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो 1 प्लस k 1 2 प्लस k, अगर k बाहर निकलेगा ये प्लस में तो इधर क्या जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा -2। इसी प्रकार से क्वेश्चंस 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे। अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चन 4, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड, जैसे कि पहला क्वेश्चन है 12x² माइनस 7x प्लस 1। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 12 का गुणनखंड क्या हो सकता है। सपोज मान लो कि यहाँ पे 1 × 12 हो सकता है, 6 × 2 हो सकता है, 4 × 3 हो सकता है, या 3 × 4 हो सकता है। ठीक है, तो बीच में ये देखना है कि 7x मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और माइनस करने पे 7x आ जाए, तो ये आ सकता है। देखो 4 में अगर 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12x², और जब इसे माइनस इधर भी माइनस लगा तो क्या हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस प्लस, यानी 4 3 7 -7। तो इसी प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, जैसा देख रहे 12x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हमारे पास 3x × 4x माइनस 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या आएगा -1 × 4x माइनस 1, तो 3x माइनस 1 × 4x माइनस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चंस 2 को हम देखेंगे। इसी प्रकार से हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू। आई होप आप सबको समझ में आया होगा।